हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका अपने चैनल ए टू जेड मेडिकल गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रोक। सबसे पहले स्ट्रोक होता है इस्मिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्मिक स्ट्रोक होता है कि हमारे ब्रेन की कोई नस में क्लॉट जम जाता है तो उसको इस्मिक स्ट्रोक बोलते हैं। और हेमरेज स्ट्रोक के बारे में दूसरे पार्ट में बताऊंगा मैं, आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हो उसके बारे में। हेमरेज के बारे में मैं बता दूंगा आपको। एंड इस्मिक स्ट्रोक अक्कर व्हेन द ब्लड सप्लाई टू पार्ट द ब्रेन इज इंटरप्ट। इसमें भी देखो लिख रखा है कि अगर हमारे किसी ब्रेन के पार्ट की ब्लड सप्लाई कब बंद हो जाती है तो उसको इस्मिक स्ट्रोक बोलते हैं। ए स्ट्रोक इज मेडिकल इमरजेंसी एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज क्योरिकल। अगर इसका इलाज टाइम पे मिल जाए आपको, 4 से 6 घंटे के अंदर आपको मिल जाता है तो ये क्योरिकल है, यानी कि पेशेंट ठीक हो सकता है। नहीं तो अगर उसको टाइम पे इलाज ना मिले तो उसको पैरालिसिस हो सकता है। आपने सुना होगा अधरंग का झटका, यही सेम होता है अगर उसको टाइम पे उपचार ना मिले तो। इसलिए आप अपने पेशेंट के, अगर दिक्कत दिखती है, मैं आपको ये बताऊंगा क्या क्या दिक्कत होती है। तो दिक्कत दिखती है तो आप अपने पेशेंट को जल्दी से किसी नजदीक के हॉस्पिटल में ला सकते हो। एरो से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेन है। वेन के अंदर एक आपको येलो टाइप का दिख रहा है, ये हमारा क्या है कि एक क्लॉट जम गया है, ये येलो दिख रहा है। और ये लाल लाल है, ये वेन दिख रही है, इसमें लाल रंग की है। ब्लॉक्ड और नैरो ब्लड वेसल आर कोज बाई फैटी डिपॉजिट। एक फैटी होती है खून का, फैटी हो जाना, खून मोटा हो जाता है तो क्या करता है कि खून नसें पतली हो जाती है, उनमें फंस जाता है या क्लॉट बन जाता है तो उसकी इंटरप्ट कर देता है वो सप्लाई को आगे जाने वाली। इसमें मैंने दिखा रखा है टाइप ऑफ स्ट्रोक कैसे होते हैं, इस्मिक और हेमरेजिक के सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर क्या सिम्टम्स हो तो आप अपने पेशेंट को नज़दीक के हॉस्पिटल में, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप न्यूरो के हॉस्पिटल में लेके आए। अगर आपके पास न्यूरो का हॉस्पिटल नहीं नज़दीक में तो आप किसी हॉस्पिटल में भी लेके आए। 4 से 6 घंटे के अंदर आप पेशेंट को एडमिट करवा देते तो बहुत ही बेटर होता है। इफ़ यू समवन यू आर विद मे बी हैविंग स्ट्रोक, अगर आपके किसी परिवार में होता है तो आप उसको नज़दीक के किसी अच्छे बढ़िया हॉस्पिटल, न्यूरो के हॉस्पिटल में एडमिट करवा। सबसे पहले क्या होता है कि सैलरी ऑफ स्पीच, अगर पेशेंट की जुबान लड़खड़ा जाती है, पेशेंट तुतलाने लगता है, तो आप उसके नज़दीक के हॉस्पिटल में ले जा सकते हो। जल्दी से जल्दी उसको अगर लेके जाओगे तो आपका पेशेंट बिल्कुल ओके हो सकता है पहले की जैसा। अगर टाइम लगा दोगे तो आपको पेशेंट थोड़ा सा अधरंग का रह जाएगा। पैरालिसिस और नमनेस ऑफ द फेस, आर्म और लेग, एक साइड के कोई भी फेस, हाथ पाँव में सुन्नापन या बिल्कुल पाँव हाथ लटक जाना, तो वो भी आपका ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम, सीइंग इन द बोथ आइज, आपकी दोनों आंखों में धुंधलापन दिखाई देने लग जाए एकदम से, और या एक आंख से धुंधलापन दिखाई देने लग जाए या डबल विजन आपको दिखने लगता है तो आप इसके लिए भी नज़दीक के हॉस्पिटल में चले जाओ। इससे आपका ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत बेटर रहेगा, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। हेडेक, ए सडन सीवियर हेडेक, एकदम से बहुत तेज दर्द और उसके साथ उल्टी या कंपी, कोई उल्टी आती है या कोई पेशेंट बेहोश हो जाता है तो इस टाइप की दिक्कत में भी आपको किसी न्यूरो के हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि पेशेंट के अटेंडेंट कोई पास के आना, देसी वैद्य होता है उसके पास ले जाते हैं, वो सबसे गलत है, जानलेवा हो सकता है पेशेंट के लिए। पूरी जिंदगी एक साइड का अधरंग बना रह सकता है। ट्रिपल वॉकिंग, एक पाँव चलने में कोई दिक्कत है या ढंग से नहीं चल पा रहा है, जैसे लड़खड़ा रहा है पेशेंट, तो उस केस में भी पेशेंट को नज़दीक के न्यूरो के हॉस्पिटल में ले जाए। ठीक है। ये आपके कुछ सिम्टम्स है, ये पहले इंग्लिश में थे अब हिंदी में है। तो एक और बात मैं बता देता हूँ कि आपने पेशेंट को नज़दीक के न्यूरो के हॉस्पिटल में ही लेके जाना है, ना कि किसी वैद्य के पास। क्या कई बार क्या करता है कि पेशेंट वैद्य उसको दवाई देता रहता है लेकिन वो ठीक नहीं होता है, तो इस स्थिति में पेशेंट की पूरी उम्र अधरंग का बना रहेगा, अधरंग बना रहेगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो आप इस चीजों से बच के रहे, क्योंकि वैद्य को ये पता नहीं है कि स्ट्रोक आया कौन सा। एक इस्मिक स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। हो सकता है हेमरेजिक स्ट्रोक आया और देसी वैद्य देते रहे इस्मिक स्ट्रोक की दवाई, हो सकता है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। ये इस्मिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक अलग अलग होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।
हेडेक, सिर दर्द, ये सबसे मोस्ट कॉमन बीमारी है। हर लोगों को, हर टाइप के लोगों को मिल जाती है। लगभग 100% लोगों को ये बीमारी मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि सर दर्द कितने टाइप का होता है, उसके लिए क्या जांचें करवाई जाती है, किस किस टाइप से हमें सर दर्द होता है, क्या प्रिकॉशन वगैरह रख सकते हैं हम, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हेडेक कोजेज कैन हैव कोजेज दैट आर नॉट ड्यू टू अंडरलाइंग। क्या करते हैं हम, कई बार अच्छे से सोते नहीं है रात को, तो उसकी वजह से सर दर्द हो जाता है। किसी को सनग्लास चश्मा लगा होता है, आई वीक होती है, आई साइट वीक होती है, तो उसको सही नंबर ना मिले तो उसकी वजह से भी सर दर्द होने लग जाता है। या किसी को ऊंची आवाज से भी सर दर्द हो जाता है। तो टाइप ऑफ हेडेक, हमारे सर दर्द कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है माइग्रेन। माइग्रेन का सर दर्द आपने सुना भी होगा कि इसको माइग्रेन है। तो दूसरा आता है टेंशन, ये तीसरा आता है क्लस्टर माइग्रेन। इन दिस टाइप ऑफ हेडेक सिम्टम्स अदर देन पेन अकर एज पार्ट ऑफ द हेडेक। नोसिया एंड वोमिटिंग, इसमें नींद नहीं आती और लाइट सेंसिटिविटी होती है, फोटोफोबिया होता है। विजुअल सिम्टम्स टाइपिकली अकर विद माइग्रेन, इसमें ये सिम्टम होते हैं। टेंशन हेडेक आर द मोस्ट कॉमन हेडेक, ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है। इस टाइप का हेडेक सब लोगों को मिल जाएगा। कोई काम की वजह से स्ट्रेस ले लेता है, तो कोई घर की कोई दिक्कत होती है उसकी वजह से स्ट्रेस लेता है, तो सबको ये कॉमन होता है। सबसे कॉमन हेडेक यही होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं ये टाइप ऑफ हेडेक। ये फोटो में डाल रखा है कि किस टाइप का सर दर्द कहाँ कहाँ हमारा दर्द करता है। जैसे टेंशन का हेडेक देखो, फोरहेड पे होता है, माइग्रेन का एक साइड का दर्द होता है। क्लस्टर हेडेक होता है, वो आईब्रो पे यहाँ भारी भारी पन सा रहता है। एलर्जी और साइनस का होता है, ये इस तरह होता है। तो ये अलग अलग टाइप के आप फोटो में देख सकते हैं किस टाइप का दर्द कहाँ पे है। तो इनके लिए क्या क्या टेस्ट डॉक्टर लिख सकते हैं या हमें करवा लेने चाहिए, क्योंकि टेस्ट करवा लेने चाहिए। हो सकता है कि हम सोचे वैसे कॉमनली हमें हेडेक है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर कुछ अलग ही निकले। तो सबसे पहले होता है ब्लड टेस्ट, या साइनस एक्सरे करवाते हैं, या सीटी स्कैन करवाते हैं। और मोस्ट कॉमन ऑफ टेस्ट होता है एमआरआई। एमआरआई सबसे बेस्ट रहता है हेडेक के लिए। हेडेक या मोस्ट कॉमनली बीमारियों के लिए एमआरआई बेस्ट रहता है, सुटेबल रहता है। कुछ के लिए सीटी रहता है, कुछ के लिए एमआरआई रहता है। अलग अलग टेस्ट अलग अलग बीमारी के लिए रहता है। तो मोस्ट कॉमन एमआरआई होती है। तो इसके लिए एमआरआई ऑफ ब्रेन करवाया जाता है, तो उसमें पता लग जाता है हमारा कोई साइनस है या नॉर्मल ब्रेन है या कोई और गांठ वगैरह कुछ ऐसी टाइप की दिक्कत ना हो। तो हमें क्या क्या सिम्टम्स हो तब हमें डॉक्टर को जरूर दिखा लेना चाहिए। सीरियस हेडेक इंक्लूड वर्स्ट हेडेक, यानी कि हमें क्या क्या बीमारी ऐसी लगे तो हमें जरूर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर उस टाइप का नॉर्मल दर्द है तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं अलग, लेकिन अगर ये सिम्टम्स है तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। एक दिन की भी लेट ना करें। आप न्यूरोसर्जन या पास में कोई अच्छा डॉक्टर है उसको जरूर दिखाएं। वर्स्ट हेडेक एवरी न्यू टाइप ऑफ हेडेक, अलग अलग टाइप का कोई सर दर्द होता है तो उस टाइम पे। और रिकरिंग हेडेक इन चिल्ड्रन, बच्चों में अगर ऐसा कोई ज़्यादा दर्द रहता तो जरूर दिखा लेना चाहिए। हेडेक डेट स्टार्ट अर्ली इन मॉर्निंग, जो सुबह सर दर्द स्टार्ट होता है उसके लिए भी हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। हेडेक डेट फॉलो ए हेड इंजरी, अगर हमें हेड इंजरी हुई है और उसके बाद सर दर्द हो रहा है तो जरूर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और उसके बाद जो टेस्ट करवाता है डॉक्टर, वो टेस्ट करवा लेने चाहिए। पेन डेट इज वर्सनड बाय स्ट्रेन सच एज कफ और स्नीज, अगर हमें ठंड की वजह से सर दर्द हो रहा है या खांसी वगैरह की वजह से सर दर्द हो रहा है तो भी दिखा लेना चाहिए। वोमिटिंग विदाउट नोसिया, अगर हमें नोजिया अगर वोमिट हो रही है तो भी डॉक्टर को जरूर दिखाए। सडन ऑनसेट ऑफ पेन, अगर एकदम से सर दर्द हो रहा है और बंद हो जा रहा है, वो एकदम से सर दर्द हो रहा है बंद हो जा रहा है, तो ऐसे भी हमें दिखा लेना चाहिए। हेडेक डेट इज बिकमिंग मोर सेवियर और कंटिन्यूस, अगर सर दर्द लगातार हो रहा है और बहुत तेज हो रहा है तो भी दिखा लेना चाहिए। पर्सनैलिटी चेंजेस, यानी कि बिहेवियर चेंज हो रहा है बंदे का, तो भी हमें दिखा लेना चाहिए। तो इस टाइप के अगर सर दर्द है
हो रहे पेशेंट को, तो ज़रूर आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। सजेस्ट करूँगा मैं यही कि अगर मोस्ट कॉमन नॉर्मली हेडेक है तो भी आप एक बार डॉक्टर से सजेस्ट ज़रूर करें, मिले डॉक्टर से, किसी बढ़िया न्यूरो सर्जन से मिले। ठीक है, अगर आपके पास न्यूरो सर्जन नहीं है आसपास में कोई, तो किसी एमडी या कोई और डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, ताकि आपकी डायग्नोस बन जाए, उसकी जांच हो जाए, तो पता लग जाएगी किस टाइप का सर दर्द है, कोई नॉर्मल बीमारी है या वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों। What is MRI? Magnetic resonance imaging is a medical imaging technique used in radiology to form of pictures of the anatomy and the physiological processes of the body. MRI scanners use strong magnetic fields, magnetic field gradients, and radio waves to generate images of the organs in the body. In a simple language, it is like as a camera who to take a picture of organ from our body. चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन या नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन एक चिकित्सा प्रतिबिंबन की एक तकनीक है। एमआरआई द्वारा शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त करने के लिए प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे चुंबकीय अनुनाद, टोमोग्राफी भी कहते हैं। सरल भाषा में यह एक कैमरे की तरह है जो हमारे शरीर से अंग की तस्वीर लेता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके गुप्ता, वीके न्यूरो के हॉस्पिटल हिसार की तरफ से आज फिर शनिवार को शाम को 5:30 बजे आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आपको पता ही है, ये वेबिनार हम हर शनिवार को शाम को 5:30 बजे कर रहे हैं। हमारा पर्पस एक ही है कि हम आम आदमी को जागरूक कर सकें नर्वस सिस्टम की बीमारियों के बारे में। ब्रेन है, स्पाइन है, सर्वाइकल कॉर्ड, सर्वाइकल स्पाइन है, इसके बारे में हम जागरूक कर सकें। हम कई बार इस चीज़ को महसूस नहीं करते कि हम इग्नोरेंस में या चीज़ों को ध्यान न देने की वजह से कई बार क्या होता है कि अपने को हम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाते हैं। जो चीज़ फटाफट ठीक होनी होती है वो पता चला डिले हो जाती है ठीक होने के अंदर। तो हमारा पर्पस यही है कि आप स्वस्थ रहें। यदि आपको दुर्भाग्य से कोई बीमारी आती है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो आप उचित डॉक्टर के पास जाएं और उचित इलाज करें। जैसे मैंने पिछली बार बात की थी, पैरालिसिस को लेकर बात की थी। पैरालिसिस मतलब शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी आ जाना। वो चेहरा भी हो सकता है, एक हाथ हो सकता है, एक पाँव हो सकता है। और उसकी हमने क्या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं, क्या बीमारियां हैं या क्या शरीर की अवस्था है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी होने की चांसेस ज़्यादा हैं, और क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या उसमें पेशेंट को दिक्कतें आती हैं, और कैसे हम उसके बारे में हम डायग्नोस करते हैं, कंफर्म करते हैं, ताकि हम उसका इलाज कर सकें। मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि आज हमने उसके इलाज के बारे में चर्चा करनी है। अच्छा, इलाज के बारे में जिक्र करेंगे। यदि मान लो आपको
लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, उसका कैसे इलाज होगा? अब जब लकवा को, मैंने आपको पहले ही बताया था, लकवा क्या है, शरीर के किसी भी हिस्से को कमजोर लकवा कहते हैं। नॉर्मली हम जैसे राजस्थान में, हम हरियाणा में रहते हैं, राजस्थान लोग, हरियाणा के बॉर्डर जो राजस्थान में लगता है, ज़्यादातर ये लोग देसी दवा की ओर भाग जाते हैं। यदि हम पंजाब की बात करें तो वो अफीम खिला देते हैं, 1 मिनट में अफीम खिला देते हैं, सोचते भी नहीं क्या होने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे बीमारियां जो लकवे के कई कारण होते हैं, जैसे दिमाग के अंदर जो है नस के रुक जाने से भी लकवा हो जाता है, दिमाग के अंदर नस फटने की वजह से लकवा हो जाता है, दिमाग के अंदर इन्फेक्शन से भी लकवा हो जाता है, दिमाग के अंदर स्वेलिंग की वजह से लकवा हो जाता है, दिमाग के अंदर जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं उनमें यदि स्वेलिंग है जो उसकी वजह से लकवा हो जाता है। आँख की बीमारियों को, उससे आँख की नर्व्स में लकवा हो जाता है। लेकिन आज हम जो अपनी चीज को लिमिटेड रखेंगे, लकवा मीन्स एक तरफ हाथ पैर की कमजोरी, एक तरफ हाथ पैर की कमजोरी, हम उसी की बात करेंगे, उसी इलाज की बात करेंगे। तो एक तरफ के हाथ पैर की कमजोरी के मोटे मोटे कारण तो एक ही होता है, दिमाग में नस का बंद होना, चाहे वो एम्बोलिक एपिसोड हो, चाहे थ्रोम्बोटिक एपिसोड हो, और दूसरा होता है ब्रेन हेमरेज, तीसरा होता है जैसे एसिडिक बीमारी है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, उससे दिमाग के अंदर नाड़ियों में सूजन आ जाती है, उससे ब्लॉकेज हो जाती है। इसके अलावा कोई ब्रेन ट्यूमर है, कोई दिमाग में चोट लगी है, उसकी वजह से लकवा हो जाता है। यदि हम इलाज की बात करते हैं, यदि टेस्ट हमने कंफर्म कर लिया, तो पहले यदि कोई बीमारी है जो लकवा कर रही है तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। जैसे मान लो रसोली है आपके दिमाग में, जिससे दिमाग पे दबाव पड़ रहा है, हाथ पैर कमजोर हो रहा है, तो हमें रसोली का ऑपरेशन करना पड़ेगा, रसोली का इलाज करना पड़ेगा। यदि रसोली ट्यूबरकुलोसिस वाली है तो उसका दवा से इलाज हो जाता है। यदि ब्रेन ट्यूमर है जिसके अंदर हम कैंसर है या नॉन कैंसर ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसका इलाज ऑपरेशन है। यदि पेशेंट को सर की चोट लगने की वजह से हुई है, तो यदि ब्लड क्लॉट जमा है तो उसको ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। यदि एटीट्यूड के अंदर दिमाग में धंस गई है, उसको हम ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। यदि मरीज में दिमाग में सूजन आई हुई है, चोट लगी हुई है, नील पड़े हुए हैं, तो उसका दवाओं से इलाज होता है। तो मोटे मोटे हम तौर पे बात करें तो इलाज को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक होता है ऑपरेशन का इलाज, एक दवाओं से इलाज। ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन ज़्यादातर, जैसे मैंने बताया अभी, ब्रेन ट्यूमर वाले मरीज में करना पड़ सकता है, सर की चोट वाले में करना पड़ सकता है, ब्रेन हेमरेज वाले मरीज में ऑपरेशन करना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके टेस्टों में क्या चीज़ निकली। यदि मान लो अपने को सिंपल रसोली है, उसका ऑपरेशन सबसे बढ़िया इलाज है। यदि मान लो कैंसरस भी है तो उसके जो बायोप्सी लेंगे, भेजेंगे, वो आएगी, उसके बाद रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी लगवानी पड़ेगी। यदि ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ है, यदि हेमरेज ज़्यादा है, ब्लड पर दबाव ज़्यादा है, तो उसका ऑपरेशन के ब्लड को डिकम्प्रेस करना पड़ेगा। यदि यही एट द सेम टाइम आपका एन्यूरिज्म है, दिमाग के अंदर नस फूल की फट गई है, तो उसका ऑपरेशन के क्लिप करना पड़ेगा। यदि सर की चोट है तो सर की चोट में डिप्रेस स्ट्रक्चर को उठाना पड़ेगा। यदि ब्लड क्लॉट जमा है, ब्लड क्लॉट को निकालना पड़ेगा। अभी जब दवा की बात करते हैं, जो ज़्यादातर आमतौर पर लकवा हम देखते हैं वो यही होता है जिसके अंदर दिमाग के अंदर नस बंद हो जाती है, उसका कारण कुछ भी हो, वो मरीज ज़्यादा आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पहले लोग जैसे देसी के बाद चले जाते हैं, आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके अंदर मरीज 3 घंटे की विंडो में आपके पास आ जाए तो उसके अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं, उससे रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन होता क्या है, ज़्यादातर मरीज उस टाइम के बाद ही आता है, 3 घंटे में आ ही नहीं पाता अस्पताल, जो इधर उधर छोटे मोटे इलाज करने के चक्कर में लगा रह जाता है। तो यदि आपके पास पेशेंट आता है जो आपने सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया, दिमाग के अंदर नस कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन हमें शक जाता है नस बंद हो गई है, तो इसका इलाज का तरीका है, एक इंजेक्शन लगाते हैं हम टीपीए का, जो पेशेंट यदि 3 घंटे में आता है तो उसके अंदर ही लगाना चाहिए। 3 घंटे बियॉन्ड लगाने में पेशेंट को रिस्क बढ़ जाते हैं। यदि पेशेंट आपका 3 घंटे बाद आता है तो उसके अंदर हम दवा चलाते हैं, खून पतला करने की दवा चलती है, दौरे की दवा चलती है, एंटीबायोटिक चलती है, दिमाग में जो सूजन है उसको कम करने की दवा चलती है, दिमाग को एक्टिव करने के लिए न्यूरोट्रॉपिक ड्रग्स आती है हमारी, वो देनी पड़ती है हमें। लेकिन इसमें क्या है कि जो बात समझने वाली है वो ये है कि यदि मरीज हमारा बेहोश है या होश में है। यदि बेहोश है मरीज तो आप मान के चलिए उसके अंदर इलाज में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और रिकवरी बहुत स्लो आएगी। यदि मरीज होश में है तो उसमें रिकवरी आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ये मान लो मरीज बेहोश नहीं है तो ये शो करता है कि ब्रेन के अंदर मेन हिस्सा ठीक से काम कर रहा है। अब कोई भी हम दवा देते हैं उसके साथ हमें उसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है,
ध्यान देना पड़ता है, और ताकि हम जो है दवाओं के साइड इफेक्ट से मरीज को बचा सकें। साथ में हमें ये मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, मान लो खून पतला करने की दवा दे रहे हैं तो खून कितना पतला होगा, उसकी कितनी परसेंटेज है, उसके लिए INR, PTI, BTCT हमें बार बार कराना पड़ता है ताकि उसकी हम असेसमेंट ठीक ढंग से निकाल पाए। क्योंकि कोई भी हम इलाज करते हैं उसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मान लो खून पतला करने की दवा दे रहे हैं तो ऐसे मरीजों में ब्लीडिंग होने की संभावना होती है। उसमें क्या है, खून ज़्यादा पतला हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी, नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, पेशाब के रास्ते से ब्लीडिंग हो सकती है, हमने जो कैनुला लगाया है वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। तो हमें उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करती रहनी पड़ेगी। यदि दिमाग में इन्फार्ट की स्वेलिंग बढ़ रही है तो हमें स्वेलिंग की दवा कम करने की दवा बढ़ानी भी पड़ेगी। यदि मरीज को फिट्स आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तो हमें मिर्गी के दौरे की दवा देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही चीज़ है, डायग्नोसिस। आपकी डायग्नोसिस करेक्ट है, आपको पता है, तो आप पेशेंट को जल्दी ठीक कर पाएंगे। अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट माता जी दाखिल हुई जिनके पेशेंट के ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर था, CPNL ट्यूमर था, साथ में दिमाग में नस बंद हो रखी थी। अब पेशेंट का डिटोरेट तो नस बंद होने की वजह से हुआ है, तो हमने उसका नस बंद होने का इलाज किया और ब्रेन ट्यूमर को हमने नहीं छेड़ा, तो उसका नतीजा हमें बहुत अच्छे मिले। हालांकि माता जी की एज 65-70 साल थी, लेकिन माता जी होश में आई और ठीक होके घर गई। इसीलिए हमारा पर्पस क्या है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, ताकि आप लोग जो है अपने अपना खुद का, अपने रिश्तेदारों का, अपने जानकारों का, अपने फ्रेंड सर्किल का, उनको आप सही सलाह दे सकें ताकि वो सही जगह जाके अपना इलाज करें। जैसे हमारा ये इसमें वेबिनार में आपको फ़ोन नंबर स्क्रॉल हो रहा है, वेबसाइट स्क्रॉल हो रही है, आप इसके अंदर अपनी क्वारीज डाल सकते हैं, हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम वीडियो कंसल्टेशन भी करते हैं, आप वीडियो पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा पर्पज़ ये है कि आपका ठीक होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि एक मरीज़ ठीक नहीं होता, एक बंदे के हाथ पैर रह जाते हैं, तो आप मान के चलिए फैमिली पे कितना बर्डन हो जाता है। और ख़ासकर यदि वही कमा हुआ है, वही कमाता है, वही घर खर्चा चलाता है, तो फैमिली पे कितना बर्डन आ गया। वही बंदा, वही आदमी जो है 3 महीने बीमार रहता है, वही आदमी 10 दिन बीमार रहता है, 15 दिन बीमार रहता है, तो फैमिली पे बर्डन कितना कम हो गया। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, आप अपने मरीज को यदि नर्वस सिस्टम बीमारी है, प्रॉपर उच्च डॉक्टर पर ले जाएं, समय से ले जाएं, अपने समय से टेस्ट कराएं और टेस्ट करा के इलाज करें। मैं आज आप लोगों को आने वाले रक्षाबंधन की बधाई देना चाहता हूँ। कल रक्षाबंधन है, आप लोग सारे अपने बहनों के पास या बहनें भाइयों के पास जाएंगी, और मैं कहूँगा आप लोग सारे स्वस्थ रहें और आप लोगों को कोई बीमारी ना आए। यदि बीमारी आ जाए तो उसको आप कृपा करके उच्च डॉक्टर से इलाज कराएं, ताकि आपको बीमारी के इलाज का रिजल्ट जल्दी मिल जाए। मैं अगले शनिवार को शाम को 5:30 बजे इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं कहूँगा कि आप इसको, मेरे वेबिनार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि लोग इसके वेबिनार का बेनिफिट उठा सकें और अपने खुद भी स्वस्थ रह सकें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकें। नमस्कार।
A to Z Medical Guru Ji. MRI. MRI imaging technique. MRI, magnetic resonance imaging, is a medical imaging technique that uses a strong magnetic field and radio waves to create detailed images of the body's internal structures. MRI is a non-invasive diagnostic tool that can produce images of soft tissues and organs in the body that are difficult to see with other imaging techniques such as X-rays or CT scans. During an MRI scan, the patient lies on a table that is moved into the MRI machine, which looks like a large cylinder. The machine uses a powerful magnetic field to align the protons in the body's water molecules. Then, radio waves are used to create a signal that is detected by the machine and used to create images of the body's internal structures. MRI is used to diagnose a variety of medical conditions, including brain and spinal cord disorders, joint and bone problems, and cancer. It is also used to guide minimally invasive procedures such as biopsies and to monitor the progress of treatment. While MRI is generally considered safe, it may not be suitable for everyone. Patients with certain types of metal implants, such as pacemakers, may not be able to undergo an MRI scan due to the risk of interference with the metal. It's important to discuss any concerns or medical conditions with your healthcare provider before undergoing an MRI scan.